हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी हम लोग लेकर आए हैं फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अभी जो हम लोग चल रहा था, अभी जो सीरीज चल रहा है वो स्फेरिकल मिरर का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फोकस दूरी और फोकस के बारे में कि फोकस क्या होता है मिरर का और फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं फोकस। जानते तो सब है इसके बारे में, फोकस कोई कुछ बड़ा बात है ही नहीं, तो लेकिन लिख लेते हैं फोकस। इसको बोला जाता है फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है समझिएगा। फोकस क्या होता है, यदि कोई प्रकाश पुंज प्रधान अक्ष के समांतर आए, यदि कोई प्रकाश पुंज प्रधान अक्ष के समांतर आए, ओके, और परावर्तन या यदि कोई प्रकाश पुंज प्रधान अक्ष के समांतर आए और परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, कोमा, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ओके, समझाते हैं इस बात को, अभी जो लिखे हैं इसको समझाते हैं। ओके, समझिएगा। मान लीजिए एक मिरर है, मान लीजिए इस तरह से एक मिरर है। ओके, ये एक मिरर है कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब इस मिरर का खास बात क्या है कि ये इस तरह से है, यहां पे ध्रुव है। अब बात समझिएगा थोड़ा सा, यहां पे क्या हुआ कि दो किरण आया समांतर, और समांतर के बाद मुख्य अक्ष को काटा। तो जिस बिंदु पे काटा या काटता हुआ प्रतीत भी होता है, सिर्फ काटा ही नहीं, काटता अगर प्रतीत होता है इस तरह से, इस तरह से आए, यहां इधर गया, इसको पीछे बढ़ाने पर ये यहां काटा, ये यहां काटा। इसको क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। मतलब समांतर आती प्रकाश की किरण, किसके समांतर? तो मुख्य अक्ष। किसके? मुख्य अक्ष के आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसे फोकस कहते हैं। और ये क्या है? तो ये वास्तविक फोकस है। जो रियल में काटा होगा उसको वास्तविक फोकस कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं? काल्पनिक फोकस। क्या कहते हैं? काल्पनिक फोकस। ओके, अगला बात समझिए। अगला बात समझते हैं, फोकल लेंथ। कुछ भी नहीं है, सब टाइम पास है। फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है और फोकस को कैपिटल एफ से, इसको स्मॉल एफ से। ओके, कुछ भी नहीं है ये। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यहाँ पे ये देखिए, ये जो दूरी है ये फोकस दूरी है। कोई नया फिगर नहीं बनाना पर, ठीक है।
अब आते हैं जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, वो टॉपिक जिसके लिए हम लोग बहुत देर से बैठे हैं, वो है रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रिलेशन ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा अलग तरीका होगा, मेरे पास दो तरीका है, हम आपको दोनों तरीका सिखाएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका सीखते हैं जो एक होना चाहिए प्रूफ में, समझते हैं। पहले बात तो दो बात समझिए, पहले एक बात समझिए, F बराबर R/2 जो आप पढ़ते हैं, F बराबर R/2 ये हर जगह सही नहीं है, नॉट वेलिड एवरी टाइम, हर समय जब लगेगा लागू नहीं होता है। ये कब लागू होता है? ये पारा एक्सियल रे के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? पारा एक्सियल रे के कारण के लिए। अब पारा एक्सियल रे क्या होता है? अब तो पहले यहां समझना होगा, इसको समझने से पहले समझना क्या होगा, पारा एक्सियल रे। ठीक है, एक नया टॉपिक आ गया, पारा एक्सियल रे। अच्छा, पारा एक्सियल रे, पारा एक्सियल रे। ठीक है, ये पारा एक्सियल रे क्या होता है समझते हैं। ये क्या होता है? वैसा किरणों का समूह जो प्रधान अक्ष के बहुत नजदीक हो, पारा एक्सियल रेज कहलाता है। ठीक है, पारा एक्सियल रेज कहलाता है। पहले बात ये समझना होगा कि F बराबर R/2 सबके लिए लागू नहीं होता है, ये पारा एक्सियल रे के लिए है। पारा एक्सियल रे क्या होता है? जो प्रधान अक्ष के बहुत नजदीक से गुजरे। अगर ये इस तरह से मिरर है, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है तो बहुत पास से गुजरे, बहुत दूर नहीं। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? पारा एक्सियल रे। क्या कहलाएगा? पारा एक्सियल रे। ओके, एक और रे होता है, उसका नाम है मार्जिनल रे। उसको लिखेंगे नहीं बट समझ लीजिए, नहीं तो लिख देते हैं मार्जिनल रे, मार्जिनल रे, इसको भी समझ लेते हैं। मार्जिनल रे क्या होता है? ये क्या होता है? ये थोड़ा दूर होता है, थोड़ा नहीं, बहुत दूर होता है। वैसा किरणों का समूह जो प्रधान अक्ष से दूर हो, क्या कहलाएगा? मार्जिनल रे। मार्जिनल रेज कहलाता है। मतलब मार्जिनल रेज क्या होता है? वैसा किरणों का समूह जो प्रधान अक्ष के बहुत दूर हो। मतलब अगर ये मिरर है, ये मिरर है और ये मेरा मुख्य अक्ष है तो बहुत दूर। पारा एक्सियल रे क्या था? बहुत पास, उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल रेज। ठीक है, ओके, अब हम लोग बढ़ सकते हैं F बराबर R/2 की ओर। ठीक है ना, तो F बराबर R/2 को प्रूफ करने से पहले हम समझ लेते हैं कि अगर रे मार्जिनल ना हो तो क्या होगा, सॉरी पारा एक्सियल ना हो तो कैसे क्या होगा रिलेशन, और मार्जिनल हो तो क्या फोकस के लिए रिलेशन होगा, या रिलेशन होगा भी नहीं, इसको देखते हैं। और वहां से फिर हम लोग F बराबर R/2 भी प्रूफ कर देंगे। मेरे पास दो तरीका है, हम दोनों तरीका से करेंगे। ओके, तो पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस
ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। हम करेंगे क्या, मेथड 1 स्टार्ट। मेथड 1 ठीक है, और मेथड 2 भी है मेरे पास। और भी मेथड्स हैं बट 2 मेथड को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं पहला मेथड से। ये मेथड बिहार बोर्ड के लिए नहीं, ये मेथड काम आएगा आपको थोड़ा अलग जगह पे, जहां से यहीं से ये पहला मेथड से निकलेगा हर तरह का रेज के लिए रिलेशन, और सेकेंड मेथड जो है वो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसके लिए, अच्छा से फिगर बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा पहले फिगर बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये बन गया मेरा मिरर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ओके। अब यहां से समांतर आया जो पैराक्सियल रे कह सकते हैं इसको हम, और ये इस तरह से गया फोकस से, यहां पे मेरा केंद्र है। ये हो गया मेरा आर, ये हो गया मेरा एफ, ओके। अब हम जानते हैं गोलीय सरफेस है, तो केंद्र से खींचने वाला चीज क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये अगर थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। कहेंगे ये परावर्तन कोण, इधर इधर ये परावर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण, सॉरी ये अपवर्तन कोण, ये परावर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण और ये परावर्तन कोण बराबर होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। समझते जाइए, बस बात खत्म इतना में ही। अब अगला बात समझते हैं, ब्लैक पेन से देखते हैं। ये और ये समांतर है, तो ये और ये समांतर, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर कोण। यहाँ देखिए इस तरह से, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा, हाँ है ना, ठीक है, वही बात हुआ, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का, ये त्रिभुज देखिए, नाम लिखते हैं हम ए सी एफ, इसको बोल दीजिए कुछ भी, डी बोल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये त्रिभुज ए सी एफ दिख रहा है, इसका दो कोण बराबर है। किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसके सामने की भुजा बराबर होती है, उसके सामने की भुजा बराबर अपने आप होती है, ठीक है। तो यानी ये बराबर ये होगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका किसी भी भुजा पर खींचा गया लंब है, देखिए ऐसे मान लीजिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहां से अगर लंब खींचेंगे तो ये और ये बराबर होगा, दोनों को बराबर भाग में बांटेगी। समद्विबाहु त्रिभुज पर खींचा गया लंब, उसके शीर्ष से खींचा गया लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब उसके भुजा को बराबर भाग में बांटती है, ये पढ़े होंगे आप। तो यहां से हम एक लंब खींचते हैं, ठीक है, ये ना बी, ठीक है। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। एक बात बताइए, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, रचना करते हैं। ये गोला है, ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो यहाँ देखिए ये गोला का भाग है ना, ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, ये पूरा पूरी आर, लाल इसे दिखाते हैं, पूरा आर है, ठीक है। तो ये आधा कितना होगा, r/2, देखिए बराबर भाग बांटती है, इतना तो पता है हमको। पहले देख लीजिए, फिर इसको लिख भी देंगे, अच्छा से लिख देंगे, एकदम पूरा अच्छा से लिख देंगे। ये r, तो ये r/2, ये r/2, ठीक है। अब कहानी खत्म हो गया, अब कहानी खत्म हो गया, बस देखिए अब पहले लिख लेते हैं फिर आगे करते हैं। इतना काम अगर समझ में आ गया तो कहानी खत्म है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करें, चूंकि डी ए समांतर सी बी, इसीलिए कोण डी ए सी इक्वल टू डी ए सी। तो यहाँ पे क्या है कि कोण डी ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर गया, कोण यहाँ डी ए सी बराबर किसके होगा, ए सी एफ, कोण ए सी एफ का है, तो एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण है तो क्या होगा, तो त्रिभुज ए सी एफ, अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एफ से एसी पर लंब खींचा, एक रचना कर देंगे,
रचना लिख देंगे। अब रचना करेंगे, लिखेंगे F से AC पर लंब खींचा। लंब खींचते क्या होगा, लंब खींचते क्या होगा, AB बराबर AC हो जाएगा, AB बराबर AC हो जाएगा, हाँ है ना। काय बराबर हो जाएगा, तो हम लिखते लिख देते हैं, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज पर खींचा गया लंब उस भुजा को बराबर बांटती है। खींचा गया लंब उस भुजा को बराबर बांटती है, ठीक है। किसी त्रिभुज पर खींचा गया, किसी समबाहु त्रिभुज पर खींचा गया लंब, समबाहु नहीं समद्विबाहु त्रिभुज पर खींचा गया लंब उस भुजा को बराबर बांटती है, यानी ये क्या हो जाएगा, r/2। अगर ये r है तो, अगर ये r है तो r है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये पूरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देखिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, एकदम बहुत आराम से। यहाँ क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे AC, यहाँ पर यहाँ AC इक्वल टू R, क्या है AC, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। AC क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब आगे, इसलिए क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू r/2, आधा होगा, हाँ है ना। अगर वो r था तो ये आधा होगा, r/2 होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे त्रिभुज BCF में, अब यहाँ बात करते हैं, अब बस यही समझना है। BCF में ये 90, ये कर्ण होगा, ये सेनो कर्ण होगा, इसको मान लेते हैं हम x, मान लिया x, तो ये हो गया CF यानी x, और ये r/2। तो समझिएगा यहाँ हम क्या लगा देंगे, यहाँ हम लगा सकते हैं ये कर्ण और ये आधार, ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा लगा सकते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, है ना, ठीक है, बस बन गया। अब हम पहले इस फिगर बनाते हैं अच्छा से, यहाँ पे यहाँ देखिए, इस तरह से ये ट्रायंगल था, ये 90 डिग्री था, ये B, ये C, ये F यानी ये x है, ये r/2 है, ये थीटा है, ओके था ना पीछे। आप देखिएगा आराम से, जब बनाइएगा उसको तो देखिए मेरे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे cos थीटा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये मेरा ये r/2, आधार लिखते हैं BC बटे कर्ण क्या है, FC, क्या है FC, ठीक है। आगे देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू, इसको लिखेंगे r/2, FC का मान x, तो हम लिखेंगे x cos थीटा इक्वल टू r/2, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा x इक्वल टू r/2 cos थीटा, इक्वेशन 1 इसको मानिए, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, f, निकालना क्या है f, देखिए पूरी r, ठीक है। इस r में x घटाएंगे तो हमको f मिलेगा, r में x घटाएंगे तो f मिल जाएगा। अब देखिए अब कहानी खत्म और ये प्रूफ हो गया। नाउ f इज इक्वल टू r माइनस एक्स, तो r का मान तो r रहने दीजिए, बट इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से r/2 cos थीटा, कहाँ से लिखा बात, समीकरण 1 से लिख सकते हैं। तो f बराबर क्या हो गया मेरा, r माइनस r/2, इसको लिख सकते हैं sec थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर रेज पारा एक्सियल ना हो तो, अगर रेज मार्जिनल हो चाहे पारा एक्सियल हो, दोनों के लिए फेमस है, चाहे रेज पारा एक्सियल हो चाहे मार्जिनल हो, किसी भी कंडीशन के लिए एवरी टाइम वैलिड। ठीक है, अब इसका केस 1 लेते हैं, अब इसका केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या बोलता है,
केस 1 क्या बोलता है, कंडीशन 1 क्या बोलता है? केस 1 बोलेगा कि इफ मिरर इज स्मॉल, अगर दर्पण छोटा हो तो क्या होगा? दर्पण छोटा नहीं, अगर दर्पण छोटा अपर्चर यानी क्या होगा? द्वारक वाला हो, ठीक है। अगर दर्पण छोटा द्वारक वाला हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? रे क्या होगा? तब क्या होगा? तो किरण पारा एक्सियल होगी, पारा एक्सियल होगी, ठीक है। इसका मतलब कि एंगल बहुत छोटा होगा, तो एंगल थीटा होने पर सेक थीटा का मान कितना होता है? नियरली इक्वल टू 1। आपको पता होना चाहिए अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल एंगल है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी क्या हो गया? एफ बराबर आर माइनस आर बाई 2, यानी एफ बराबर आर बाई 2 हो गया प्रूफ। ये है सिर्फ पारा एक्सियल रेज के लिए, ये सिर्फ किसके लिए है? पारा एक्सियल के लिए। और ये है एवरी टाइम वैलिड, हर जगह वैलिड है, और इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप जेई मेंस या नीट के प्रिपरेशन करते हैं तो। नहीं तो ये काम इस बिहार बोर्ड के लिए आपके लिए ही सही है। अब आते हैं मेथड 2, सेकेंड मेथड। ओके, मेथड 2, या सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड की ओर चलते हैं। ओके, तो सेकेंड मेथड में क्या होगा? कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, हर चीज सेम करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। फिर से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा डायग्राम रेडी। यहाँ पे एक जगह ध्रुव मान लीजिए, ये ध्रुव है। ओके, यहाँ से पैरेलल किरण आ रहा है जो इस तरह से गया फोकस को काटते हुए, ठीक है। कुछ जितना पीछे ये इतना पीछे एक मान लीजिए सी है, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे। इतना कहानी तो पिछले बार भी किए थे। ये थीटा तो ये भी थीटा का है, आपतन कोण नहीं, परावर्तन कोण। सबका नाम लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए क्यू। यहाँ से लंब खींच दीजिए पी डैश, ठीक है। क्यू पी डैश हो गया, और इसको बोल दीजिए एफ, ये है सी, और कुछ नहीं मानना है, काम इतने में हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा बहुत आसानी से, कि अच्छा समझिएगा कि पहली बात तो इस कंडीशन हम किसके लिए कर रहे हैं प्रूफ? सेकेंड कंडीशन के लिए, सेकेंड मेथड के लिए। और इस कंडीशन में क्या है, मेरा मिरर कैसा है? छोटा दर्पण वाला है, मतलब छोटा एपर्चर वाला है, छोटा द्वारक वाला है। छोटा द्वारक होने का मतलब कि इससे जो गुजरने वाला किरण होगा बहुत पास होगा। जब बहुत पास होगा तो ये पी डैश पी क्या होगा? दोनों बराबर होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है, इसीलिए पी डैश नियरली इक्वल क्या होगा? पी के होगा। यानी हम पी डैश और पी को एक समान लेके कर सकते हैं। अभी आप सोचिए, यहाँ बनाते हैं, बहुत छोटा दर्पण है, बड़े है इस तरह से, आप बहुत पास से गुजरे इस तरह से, तो ये यहाँ से लंब खींचेंगे, पी डैश और पी की लग रहा ही नहीं लग रहा है, हाँ ना, तो बहुत छोटा है, तो ये बहुत पास होगा, क्योंकि बड़ा फुट बनाया है ताकि हमको समझ में आए। ओके, ठीक है। ये हम लिखेंगे सीधा एफ पी डैश इज नियरली इक्वल टू, हम यूज कर सकते हैं एफ पी, इक्वेशन 1, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, BOARD होगा, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI मेथड प्रूफ करने का। अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो इसी से प्रूफ कीजिएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ क्या है, अब हम बात करते हैं C, Q और F, इस तरह करना। पहले सोचिए, ये थीटा
ये भी क्या होने वाला है, ये भी क्या होने वाला है, थीटा होने वाला है। ये तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको लिख देते हैं, इसको मान लीजिए कुछ भी पी डैश पी क्यू है, सब कुछ है ही, कुछ मान लीजिए ए, ठीक है। लेकिन चूंकि ए क्यू पैरेलल सी पी, इसीलिए कोण ए क्यू सी इज इक्वल टू कोण क्यू सी एफ एकांतर कोण, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला बात क्या करेंगे हम बात करेंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज क्यू सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हाँ है ना। पिछले बार लंब डाले थे यहां से, पिछले बार यहां से लंब डाले थे इस तरह से, अब वो डालना नहीं है, ठीक है। अब वो नहीं डालना है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक गोलीय दर्पण है और ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का ये, ठीक है। इस पिछले बार जो लंब था आपकी लंब डालना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, आगे क्या करेंगे। अब यहाँ क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लिख सकते हैं क्यू एफ इज इक्वल टू सी एफ, यस या क्यू एफ इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। तब इसको लिखते हैं सी एफ इज इक्वल टू क्यू एफ इक्वेशन 2, ठीक है। बहुत आराम से चलते जा रहे हैं, बहुत आराम से चलते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, अच्छा समझिएगा आराम से। एक और बात समझिएगा आप अच्छा से, अगर ये बहुत पास होगा, ये बहुत पास होगा यहाँ से बहुत पास होगा, यहाँ से यहाँ देखिए, ये अगर बहुत पास होता है तो यहाँ देखिए ये बहुत पास होता है, तो ये जो गुजरने वाला रे इस तरह से होगा, ये और ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा पास है, यहाँ जो और ये पास लेते हैं, ये जो गुजरने वाला इस तरह से गया और ये जो गया टेढ़ा वाला और ये नीचे वाला सीधा वाला, दोनों सेम ये होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए यानी ये रे और ये रे बराबर होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इससे कुछ खास काम नहीं है, अब इसके काम लेते हैं, ये वाला तो क्या होगा, एफ क्यू नियरली इक्वल टू क्या होगा, एफ पी के क्वेश्चन 1, इसको मानते हैं। अब देखिए बस बात खत्म है। यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में एफ क्यू और एफ क्यू मिल गया, तो ये दोनों बराबर होगा। इससे देखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू सी एफ, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब कहानी यहीं खत्म हो गया बस। अब देखिए पीसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कहानी यहीं खत्म हो गया। पीसी कैसे लिख सकते हैं, पीसी को यहाँ देखिए, पीसी चित्रानुसार लिख देते हैं हम, पीसी इज इक्वल टू पी एफ प्लस सी पी, इसको मान लीजिए हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पी एफ क्या हो गया, पी एफ क्या, पीसी का क्या कहते हैं, आर, वक्रता त्रिज्या, पूरा यही आर है, मेरा आर है, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 3 से देखिएगा, हम सी एफ और पी एफ को हम, अरे यार सी एफ है, सी एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2 PF, और PF क्या है, फोकस है, यही है ना। PF क्या है, यहाँ देखिए PF क्या है, फोकस है। बस ये प्रूफ करना था हमको, F बराबर R/2, तो हो गया प्रूफ। ये बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस तरह से फिगर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। ये फिगर बनाए, यहाँ समांतर आया तो फोकस से गुजरेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, आपतन कोण परावर्तन कोण, ये दोनों समांतर, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब ये दोनों समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज से क्या होगा, ये इक्वल टू ये,
ये वाला भुजा इक्वल टू ये भुजा। अब एक और बात था कि ये बहुत ही पास है, बहुत ही पास है। जब बहुत ही पास है तो क्या हो जाएगा, ये और ये लगभग इक्वल होगा, ये और ये लगभग इक्वल होगा। बस इसी का फ़ायदा उठाएं हम, क्या किए, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होगा। क्या ए बी का भाई है तो बी सी का भाई है, तो ये दोनों भी भाई होगा। क्या हाँ है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ पे बस समझिएगा बात को। तो ये हो गए, ये और ये इक्वल होगा। अब हम क्या किए, इसको लेकर चले पूरा पूरी को, पीसी, पीसी क्या है मेरा, वक्रता त्रिज्या है, पीसी लेकर चले तो पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। अब दोनों बराबर है तो हम लिख दिए दोनों को पी एफ, टू पी एफ हो गया, पी सी आर है मेरा, बस यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शायद इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।